हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सिलेबस. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एशियन टाइम. तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अभी कोई रीसेंट का कोई फिनोमिना है या रीसेंट का कोई कॉन्सेप्ट है. तो ऐसा नहीं है कि जब बिज़नेस शुरू हुआ उसके बाद मैनेजमेंट शुरू हुआ है. मैनेजमेंट बिज़नेस बनने से पहले भी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें जो बड़े बड़े कंपनीज फॉर्म होना शुरू हो गया, उसमें फैक्ट्रीज फॉर्म होना शुरू हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट नहीं आया. मैनेजमेंट उसके पहले से ही है. तो हमारे यहाँ पे ये बताया है कि जैसे मैनेजमेंट स्टोन एज से ही शुरू होता था. तो स्टोन एज में आपको जैसे आइडिया है कि इंसान क्या करते थे, हंटर और गैदरर थे. मतलब हम हंटिंग करते थे, हम ग्रुप्स बनाते थे 6-7 लोगों का, और फिर वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, उनको मारते थे और फिर उनको खाते थे. तो अभी जब वाइल्ड एनिमल्स को आप जो आपसे बहुत बड़ा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बफेलोज है या फिर कोई दूसरा वाइल्ड एनिमल है, शेर है, उन सबको आप मारने जा रहे हो तो, और 6-7 लोग हैं, तो कोई ना कोई इंसान एक लीडर का फॉर्म, लीडर का जो रोल है वो अपनाएगा. तो आपका एक लीडर होगा. आप 6-7 लोग मिलके पहले तो प्लान करोगे कि भाई किस तरीके से उस एनिमल को घेरा जाएगा, कौन सा इंसान कहाँ पे खड़ा होगा. तो 2-3 लोगों के पास अलग अलग प्लान्स हो गए, अलग अलग आइडियाज़ हो गए. तो उसमें से जो लीडर उभर के आएगा वो फिर डिसाइड करेगा कि नहीं, तुम्हारा जो प्लान है, ये 3 जो प्लान्स है उसमें से तुम्हारा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उसको हम अपनाएंगे. उसके बाद वो प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे. प्लान को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे वो डिसाइड करेंगे कौन कहाँ पे खड़ा होगा, और फिर कौन मतलब उसमें जैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को जब शिकार, आपने शेरों का शिकार देखा होगा कि शेर जब शिकार करने आता है तो पहले वो छुप के खड़ा रहता है, फिर अचानक से सरप्राइज करके अपने प्रे को मारता है. तो वैसे ही अगर आपका स्ट्रैटेजी वो है कि भाई मैं छुप के खड़ा रहूँगा, तो 6-7 लोग ऐसे छुप के खड़े हैं. उसमें से हो सकता है कि कोई लीडर ने नोटिस किया कि एक जो बंदा है वो ढंग से छुपा हुआ नहीं है, तो वो लीडर जो है वो इंसान को डायरेक्ट करेगा कि अरे तुम ढंग से छुपे हुए नहीं हो, तुम थोड़ा और झुक झुक जाओ या फिर वो झाड़ी के पीछे चले जाओ. इस तरीके से वो लीडर उसको डायरेक्ट करेगा. तो वहाँ पे भी मैनेज वो इंसान क्या कर रहा है, वो लीडर क्या कर रहा है, वो जो अपने नीचे जो 6-7 लोग हैं उनको वो मैनेज कर रहा है. पहले तो उसने प्लान बनाने में हेल्प किया, उसके बाद वो उसको डायरेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, और अल्टीमेटली उनका रिवॉर्ड क्या है कि वो अपना शिकार सक्सेसफुली कर पाएगा. तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टोन एज से ही वो मैनेज कर रहे हैं. स्टोन एज से ही आप जैसे आगे भी चैप्टर्स में पढ़ोगे कि मैनेजमेंट का पार्ट क्या होता है, प्लानिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है. तो यहाँ पे स्टोन एज से ही वो प्लानिंग कर रहे थे, वो डायरेक्ट कर रहे थे अपने साथी जो लोग हैं कि भाई ढंग से काम करो, वो कंट्रोल कर रहे थे कि भाई तुमने ये ढंग से किया नहीं तो तुमको पनिश किया जाएगा. तो इस तरीके से वो कंट्रोल भी कर रहे थे. वो स्टाफिंग भी कर रहे थे. स्टाफिंग का मतलब जो 6-7 लोग हैं उसमें से हो सकता है कोई इंसान बहुत तेज़ भागता हो, कोई इंसान होगा बहुत ज़्यादा ताकतवर है. तो सभी इंसान को अपने जो एबिलिटी है उसके हिसाब से काम मिलेगा. तो ये आपका स्टाफिंग का पार्ट हो गया. ये भी चीज़ हम मैनेजमेंट में सीखेंगे अभी, लेकिन ये जो चीज़ है वो स्टोन एज से ही लोग किए जा रहे हैं. तो मैनेजमेंट सबसे पहले एक एशियन कॉन्सेप्ट है, वो आजकल में शुरू नहीं हुआ है, वो बहुत पहले से चल रहा है. और ऐसा भी नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ आपको बड़े काम के लिए करना है. आपको जो छोटे छोटे आपके घर के काम हैं उसमें भी मैनेजमेंट यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में अगर आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ग्रुप प्रोजेक्ट में 6-7 लोग हैं, तो 6-7 लोग मिलके भी आप प्लानिंग करोगे. प्लानिंग करने के बाद आप देखोगे, आप स्टाफिंग करोगे कि भाई कौन सा इंसान किस चीज़ में अच्छा है, उसको उस हिसाब से काम मिलेगा. कोई इंसान ड्राइंग में अच्छा है तो उसको काम दिया जाएगा कि ठीक है, तुम जो प्रेजेंटेशन है उसमें अगर कोई हाथ से ड्रॉ करने वाला पार्ट है, हाथ से लिखने वाला पार्ट है, तो जो इंसान ड्राइंग में अच्छा है वो करेगा. जो इंसान स्पीच में अच्छा है वो बोलेगा. जो इंसान दूसरे काम में अच्छा है वो दूसरा काम करेगा. तो वो आपका स्टाफिंग हो गया. उसके बाद अगर कोई इंसान अपना काम करता नहीं है, आपके ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी बंदे का कुछ फैमिली फंक्शन है तो उसने उस दिन का काम नहीं किया, तो आपका ग्रुप मिलके उसको डायरेक्ट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा कि यार तुमने काम नहीं किया और तुम्हारे वजह से हमारा डिले हो रहा है.
तो इस तरीके से वो डायरेक्ट करेगा। तो आपका एक जो छोटा सा ग्रुप प्रोजेक्ट है, आपका छोटा सा एक प्रेजेंटेशन जो आपको क्लास में देना है, उसमें भी मैनेजमेंट यूज़ होता है। आपके घर पे अगर कोई फंक्शन है, कोई रिलीजियस फंक्शन है, आपने कोई पूजा रखवाई है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पूरा मैनेज करते हैं। पहले तो प्लान बनाते हैं कि भाई कौन सी पूजा होगी, कितने लोग आएंगे, क्या क्या खाना होगा, वो आपका प्लानिंग का पार्ट है। और फिर उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अगर उसमें इम्प्लीमेंटेशन में जो जो प्रॉब्लम होती है उन सबको, अगर उन्होंने किसी को आउटसोर्स किया है, कोई काम दिया है, अगर वो इंसान वो काम नहीं कर पा रहा तो उसको डायरेक्ट किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके घर का एक छोटा सा पूजा भी है या फिर कोई फंक्शन है, तो उसको भी, उसमें भी आप मैनेजमेंट यूज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो इंसान है, पहली चीज़ हम मैनेजमेंट कब करते हैं? जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं। हम खुद को कभी मैनेज नहीं करते हैं। हम 3-4 लोगों को जब ग्रुप होता है तभी मैनेज करते हैं। तो हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम एज अ पर इंसान हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है, हमको दूसरे की कॉर्पोरेशन की हमेशा ही ज़रूरत रहती है। तो अगर हम दूसरे का हेल्प ले रहे हैं तो वहाँ पे हमको मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो जब भी इंसान दूसरे के कॉर्पोरेशन यूज़ कर रहा है, दूसरों के साथ काम कर रहा है, तो हमको मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हमने ये तो सीखा कि मैनेजमेंट क्या होता है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। अभी जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद, जब बड़े फैक्ट्रीज शुरू हो गए, जब कंपनीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर मैनेजमेंट में ज़्यादा रिसर्चेस होने लगे। पहले इतने रिसर्च और सब नहीं होते थे, तो इसलिए आप इसमें बुक में जितने भी रिसर्चेस और थियरीज पढ़ोगे, ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बने हुए हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आने के बाद कंपनीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसके आने के बाद मैनेजमेंट में एक प्रॉपर रिसर्च आया है, और उसके बाद ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और सब कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सो मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम ग्रुप में रहते हैं और हम ग्रुप में ही काम करते हैं। तो हम जब ग्रुप में काम करते हैं तो हमको सबके साथ कोऑपरेट करके काम करना है। और दूसरी चीज़, हमें जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। मतलब आप कोई भी रिसोर्सेस देख लो, आप पैसा देख लो, आप ज़मीन देख लो, पानी देख लो, वो हमारे पास एक लिमिटेड नंबर में है। तो हमें क्या करना है? हमारे पास जितना पैसा है उसका मैक्सिमम यूज़ करना है। हमें डिसाइड करना है कि भाई हमारे पास ये जो पैसा है उसका हम क्या यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। सो हमारा पहला जो डेफिनेशन है वो यही है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हम खुद को मैनेज नहीं कर सकते, हमको दूसरों को मैनेज करना है। तो हम दूसरों से जो भी काम करवा रहे हैं, वो काम करवाने का जो तरीका है उसको मैनेजमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है जो हम लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो जैसे पैसा है, पैसा हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? हमारे पास ज़मीन है, तो हम ये ज़मीन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे? हम एक फैक्ट्री लगाने के लिए यूज़ करेंगे, हम एक शॉप के लिए यूज़ करेंगे, एक घर के लिए यूज़ करेंगे। तीनों चीज़ों के लिए तो ज़मीन यूज़ नहीं हो सकती, कोई भी एक पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो हम कौन से पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करेंगे वो हमको मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड करेंगे। तो जो हमारे नेक्स्ट ऑथर है लिविंगस्टन, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द यूज़ ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो आप मैनेज क्यों कर रहे हो? मैनेज आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, वो आपको अचीव करना है। अगर आपका बिजनेस है तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना होगा। अगर आपका कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी को बेटर करने का होगा। हो सकता है अगर कोई आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एनजीओ है, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आप सारे फार्मर्स को हेल्प करो, या फिर आप जो सोसाइटी है उसको क्लीन करो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो प्री डिटरमाइंड होगा। प्री डिटरमाइंड मतलब आपने काम शुरू करने से पहले ही आपको पता होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इट इज़ डिटरमाइंड इन एडवांस, इट इज़ प्री डिटरमाइंड। तो मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? आप ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप काम करोगे। और आप इसको अचीव कैसे करोगे? मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में, और जितने भी रिसोर्सेस है उसका एफिशिएंट यूज़ करके।
तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। कैसे? इन मिनिमम टाइम, मिनिमम कॉस्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो जॉर्ज आर टेरी ने दिया हुआ है। तो इसमें जो हम बोल रहे हैं एफिशिएंट टाइम एंड मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, तो इसमें बेसिकली जॉर्ज आर टेरी ने जो रिसोर्सेज है उसको लिस्ट आउट कर दिया है। रिसोर्सेज कौन से हैं अपने पास? मशीन है, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। तो ये रिसोर्सेज को आप क्या करोगे? ये रिसोर्सेज को आप प्लान करोगे और फिर उनके यूज़ को आप कंट्रोल करोगे। तो आप कोई भी जैसे बिजनेस सोच लीजिए, आपका अगर कोई प्रोडक्ट्स बनाने का बिजनेस है तो उसमें आप जो मशीन यूज़ कर रहे हो वो आपका रिसोर्स है। आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो आपका रिसोर्स है। मेथड मतलब आप किस तरीके से उसको बना रहे हो, वो आपका मेथड, वो आपका एक रिसोर्स है। मेथड आपका क्यों रिसोर्स है? बिकॉज आपने जैसे बहुत जगह पे देखा होगा कि अगर वो यूनिक मेथड है तो या फिर वो एफिशिएंट मेथड है, इसके वजह से आपका कॉस्ट बच रहा है, उसके वजह से आपका टाइम बच रहा है। तो वो मेथड ऐसा है कि कोई भी उसको फॉलो कर सकता है, तो सब लोग उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देंगे और फिर आपका तो प्रॉफिट कुछ रहेगा नहीं। पर आपके पास वो जो मेथड है वो यूनिक होना चाहिए, जिसके वजह से आपका टाइम और पैसा बच रहा है और आपका प्रोडक्ट बेटर हो रहा है। तो आपका जो वो मेथड आप यूज़ कर रहे हो टू मेक दैट प्रोडक्ट, वो भी आपका एक रिसोर्सेस है। उसके बाद आपके पास जो पैसा है, जो मनी है, वो आपका रिसोर्स है। और मार्केट में जो वो प्रोडक्ट की डिमांड है और सप्लाई है, वो भी आपका रिसोर्स है। तो ये सारे जो रिसोर्सेस है उसको आप पहले से प्लान करोगे। प्लान क्या करोगे कि भाई मैं कौन सी मशीन यूज़ करूँगा, मुझे मटेरियल कहाँ से आएगा, मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है, मैं कौन से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचूँगा, ये सारी चीज़ें आप प्लान करोगे। और फिर प्लान करने के बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप कंट्रोल करोगे। सपोज मशीन बिगड़ गई तो उसका मेंटेनेंस करवाना, रिपेयर करवाना, वो कंट्रोल का एस्पेक्ट हो गया। अगर मार्केट में डिमांड घट गई तो उस डिमांड को वापस इंक्रीज करने के लिए आपको प्रमोशन स्कीम करना पड़ेगा, बाय वन गेट वन करना पड़ेगा, प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा, क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। वो सब आपका कंट्रोलिंग द मार्केट में आ गया। तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस लिखे हैं, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट, उसको आपको प्लान करना है और उसको कंट्रोल करना है। दैट इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस। और फिर हमने जैसे देखा कि आपको कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसका एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको नेक्स्ट उन्होंने ये बोला है कि ये प्री डिटरमाइंड जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन प्रोवाइड करना भी मैनेजमेंट का पार्ट है। So management is such a process which plans and controls men, machine, material, method, money and market. It provides leadership, coordination and direction to human efforts which help to achieve the business objectives. Now next हम पहले एक importance of management देख लेते हैं जो 1.3 पे है। तो मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज आपने बहुत बार ऐसे कंपनीज देखी होगी ना जिसका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके मैनेजमेंट में कुछ इशू है, मिसमैनेजमेंट है, उसके वजह से कंपनीज बंद हो गई। जैसे कि आपने अभी देखा, जैसे बायजूस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो बायजूस में वो प्रोडक्ट तो अच्छा दे रहा था ना, उसके जो टीचर्स हैं वो भी अच्छे थे, इनिशियली काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। और मतलब वो सेम ही कॉन्सेप्ट में फिज़िक्स वाला भी चल रहा है, वो सेम ही कॉन्सेप्ट में बहुत सारे एजुटेक इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और भी। लेकिन फिर भी बायजूस को इतना ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? बिकॉज उसका जो मैनेजमेंट करने का स्टाइल था वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रेडेटरी था। मतलब जो अपने कस्टमर्स है, जो पेरेंट्स है, उनको बहुत ज़्यादा डरा धमका के ये सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। तो वो जो प्रोडक्ट तो सेम ही है, जो फिज़िक्स वाला का प्रोडक्ट्स है, जो बायजू का प्रोडक्ट है, जो वाइट हैट का प्रोजेक्ट है, वो प्रोडक्ट है, वो सब सेम ही टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। बट फिर भी एक चला और एक नहीं चला। वो किस लिए? बिकॉज उनके मैनेजमेंट स्टाइल के वजह से। सो द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? पहली चीज़, इट इज़ नेसेसरी इन एवरी फील्ड। तो हमने जैसे देखा था मैनेजमेंट, अगर आपको एक स्कूल का ग्रुप प्रोजेक्ट करना है उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। आपको घर पे एक पूजा करवानी है, एक रिलीजियस इवेंट करवाना है, उसमें भी आपको मैनेजमेंट चाहिए। आपको कोई सोसाइटी का काम करवाना है तो उसमें भी आपको मैनेजमेंट चाहिए। पॉलिटिक्स है, कोई पॉलिटिकल रैली आपको
ऑर्गेनाइज करवानी है, या फिर कोई पॉलिटिकल इवेंट ऑर्गेनाइज करवानी है, एजुकेशन है, कोई एजुकेशनल, आपकी जो स्कूल है, आपकी जो स्कूल ऑपरेट कर रही है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ पे भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है या फिर कोई स्पोर्ट्स की एकेडमी है, इसको उस पर जहाँ पर स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, वो सब जगह पे मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग बिजनेसेस में चाहिए या फिर कोई एक टाइप की फैक्ट्री है उसमें चाहिए। हर एक जगह पे मैनेजमेंट, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे जो रिसोर्सेज थे, हमारे पास लैंड था वो लिमिटेड है, जो कैपिटल यानी कि मनी वो लिमिटेड है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जो पर्सनल है, पर्सनल मतलब इंसान है, वो भी लिमिटेड है, जो मशीनरी है वो भी लिमिटेड है। पर्सनल कैसे लिमिटेड है? बिकॉज मेरे को अगर मैं बोलूँ कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो पर्सनल कहाँ से इंक्लूडेड है? पर मुझे जिस टाइप का इंसान चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है। आप जैसे अपने खुद के स्कूल में देख लो, आपके स्कूल में 10-12 टीचर्स हो गए आपके कॉमर्स स्ट्रीम में, तो आप बोलोगे कि भाई इतने सारे टीचर्स तो है, लेकिन फिर भी आपको यूट्यूब का यूज़ करना पड़ता है। मतलब आपको अपने खुद के टीचर्स के साथ सेटिस्फैक्शन है नहीं, तो आपको दूसरे मेथड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, यूट्यूब यूज़ करना पड़ रहा है, ऑनलाइन लर्निंग यूज़ करना पड़ रहा है। तो आपके पास टीचर्स तो है, आपके पास पर्सनल तो है, पर आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं है, तो इसीलिए पर्सनल भी लिमिटेड रहते हैं। और बिकॉज सारी चीज़ें इतनी लिमिटेड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो वेस्ट ना हो। अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, आपके फैक्ट्री में पानी की ज़रूरत है, तो अगर आप पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको पानी यूज़ तो करना है, लेकिन ऐसे यूज़ करो कि आप उस पानी में आपका पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। बिकॉज आप जितना ज़्यादा पानी यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फिर उसका बिल भी आएगा, उतना ज़्यादा आपको पैसा भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आपको जो रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमम यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट कैसे आता है? मैनेजमेंट ये प्लान करेगा ना एडवांस में कि भाई ये मेरे पास ये रिसोर्सेस अवेलेबल है, मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल है, और मेरे पास इतना सपोज ज़मीन है, तो मैं कौन सी चीज़ के लिए क्या कौन सी चीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा जिससे मेरा बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। और अगर मैंने जो प्लान किया है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो फिर मैं उसको कंट्रोल और डायरेक्ट करूँगा। नेक्स्ट है अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि हम जो मैनेज कर रहे हैं वो हम क्यों मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज हमारे मन में एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, हमको वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसीलिए हम मैनेजमेंट शुरू किया है। तो हमारा मैनेजमेंट का बेसिक जो एम है वही है टू अकम्पलिश ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो आप जैसे देखेंगे हर एक पॉइंट है ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव अगर अकम्प्लिश हो जा रहा है तो इनडायरेक्टली मेरा बिजनेस भी सक्सेसफुल ही माना जाएगा, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव यही है ना, प्रॉफिट कमाना है। तो अगर मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ तो मेरा बिजनेस भी सक्सेसफुल हो गया। तो आपको इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस करके सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसमें जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि कोई भी कंपनी भले उसके पास सेम रिसोर्सेस हो, दो जो फैक्ट्री है दोनों फैक्ट्री का ज़मीन आजू बाजू में ही है, एक फैक्ट्री को 1000 एकर्स का लैंड है, दूसरा फैक्ट्री को भी उतना ही एकड़ का लैंड है, लेकिन दोनों को फैक्ट्रीज को सेम ही अमाउंट का पैसा दोनों के पास सेम ही है, दोनों ही करोड़पति है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दोनों का फिर भी मैनेजमेंट का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, और वो मैनेजमेंट के स्टाइल पे डिपेंड करेगा कि आपका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल हो रहा है या फेलियर हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपका बिज़नेस जब सक्सेसफुल हो रहा है और आप उसको अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ कर पा रहे हो, तो आप क्या होगा, आपका बिज़नेस जब सक्सेसफुल हो रहा है तो आपका बिज़नेस एक्सपैंड भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो इंडस्ट्री लगाई थी, इनिशियली जो फैक्ट्री लगाई थी वो 1000 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लगाई थी, छोटी सी फैक्ट्री बनाई थी जिसमें 1000 प्रोडक्ट्स बनता है। अभी आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया, आपके सारे 1000 प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ठीक है मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करता हूँ, उसको और बड़ा करता हूँ, उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 2000 प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। अभी जब आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाओगे तो आपको लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी,
तो फिर उसमें आसपास के जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनको जॉब भी मिलेगा। तो इस तरीके से सोसाइटी में, कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होगी। आप जैसे देखोगे, कभी भी आपने अगर बजट भी फॉलो किया है या फिर इन जनरल भी आपने लोगों की बातें सुनी है, तो एक कंप्लेंट हमेशा रहती है कि जो बिजनेसमैन है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जो सैलरीड लोग हैं उनको टैक्स में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उसका वन ऑफ द रीज़न यही है, गवर्नमेंट बिजनेसमैन को टैक्स में बेनिफिट क्यों देती है? बिकॉज एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो 4 लोगों को जॉब देता है, 4 लोगों को सैलरी देता है। तो ये सैलरी को इम्प्रूव करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बिजनेसमैन को एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी कब? अगर आप अपने फैक्ट्री को अच्छी तरह मैनेज कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उसके बाद आप अपने फैक्ट्री को एक्सपैंड करोगे, तब आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होगा और तब आपका जाके बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। और ये किस तरीके से बिज़नेस सक्सेसफुल होगा? अगर आप अच्छी तरह मैनेजमेंट कर पा रहे हो। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन प्रॉफिट। अगेन सारे पॉइंट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस का? प्रॉफिट बनाना है, तो थर्ड पॉइंट में अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर लिया है, फोर्थ आपका बिज़नेस सक्सेसफुल है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ आप ये लिख सकते हो, आप थर्ड पॉइंट जो अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप बिज़नेस के बारे में मत लिखो, उसमें आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के बारे में लिख दो कि भाई सपोज़ कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, उसका ऑब्जेक्टिव है क्लेanलीनेस करना, स्वच्छता रखना, तो उसका ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने का। और यहाँ पे सिक्स्थ जो पॉइंट है इंक्रीज़ इन प्रॉफिट, उसमें आप बिज़नेस ओरिएंटेड सेंटेंसेस लिख सकते हो। तो अगेन आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह बेच पाओगे, आप अपने जो भी रिसोर्सेस है उसको बिना वेस्टेज के यूज़ कर पाओगे। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको पानी की ज़रूरत है, आपको 1 लीटर चाहिए, लेकिन आप अपना जो पानी है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको 2 लीटर यूज़ कर रहे हो। आप 1 लीटर में कर सकते हो, लेकिन आपका मैनेजमेंट ख़राब है, इसीलिए आप 2 लीटर यूज़ कर रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका बिल ज़्यादा आएगा, आपके पैसे ज़्यादा खर्चा होगा और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप कम जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ कर सकते हो, आपको कम खर्चा आएगा और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है सोशल बेनिफिट। तो सोशल बेनिफिट में अगर जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, सोसाइटी में लोगों को जॉब्स मिल रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, उनको इनकम मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो ज़मीन है, पानी है, मशीनरी है, उस सब को आप अच्छी तरह यूज़ कर रहे हो, तो सोसाइटी को एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट होगा। और सोशल बेनिफिट मतलब जो जनरल लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। नेशनल मोटिव अगेन, सोसाइटी में अगर जनरल लोगों को बेनिफिट मिल रहा है तो सोसाइटी सारी मिलके ही तो एक नेशन बनाती है, एक कंट्री को बनाती है, तो कंट्री का भी बेनिफिट होगा। आप अगर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप अगर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरे कंट्रीज़ को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, दूसरे कंट्रीज आपसे ख़रीद रही है, तो आपके कंट्री में इनकम आ रहा है, आपके कंट्री के जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा आ रहा है, तो आपका जो कंट्री है वो प्रॉस्पर करेगा, आपके कंट्री का जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो सब इंक्रीज़ होगा, आपका इकोनॉमी डेवलप होगा। तो इसके साथ हम ये सेशन रैप अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन देखेंगे। थैंक यू।